यस बैंक फॉरेक्स कार्ड डेटा ब्रीच इन्वेस्टिगेशन। नमस्कार, मैं हूं सुनीता सिवाच और मैं एक आई जनरेटेड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूं। आप देख रहे हैं साइबर न्यूज इंडिया। आज हम बात करेंगे भारत के बैंकिंग सेक्टर से जुड़े एक महत्वपूर्ण साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट के बारे में। यह मामला जुड़ा है यस बैंक और बुक माई फॉरेक्स मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड प्लेटफॉर्म से, जहां एक संभावित डेटा ब्रीच इन्वेस्टिगेशन सामने आई है। इस इंसिडेंट ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि बैंकिंग सिस्टम्स और फिनटेक इंटीग्रेशंस में डेटा सिक्योरिटी कितनी मजबूत है। चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। ब्रीच क्या हुआ? रिपोर्ट्स के अनुसार यस बैंक के फॉरेक्स कार्ड प्लेटफॉर्म से जुड़े कस्टमर डेटा में ब्रीच की आशंका सामने आई है। ये प्लेटफॉर्म उन कस्टमर्स द्वारा उपयोग किया जाता है जो इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड्स का उपयोग करते हैं। इन कार्ड्स का इस्तेमाल आमतौर पर विदेशों में पेमेंट्स और कैश विड्रॉल्स के लिए किया जाता है। इस इंसिडेंट के सामने आने के बाद ये चिंता जताई गई कि कुछ कस्टमर डेटा अनऑथराइज्ड एक्सेस के जोखिम में आ सकता है। हालांकि अभी तक ब्रीच के एग्जैक्ट स्केल की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। यह इंसिडेंट कब सामने आया? इस मामले की जानकारी सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने यस बैंक के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को इस इंसिडेंट पर स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया। ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश हुई थी। सोर्स economictimes.com पब्लिश्ड द 26 फरवरी 2026। आरबीआई की यह कार्रवाई दिखाती है कि रेगुलेटर इस इंसिडेंट को केवल एक टेक्निकल इशू नहीं बल्कि रेगुलेटरी कंप्लायंस मैटर के रूप में भी देख रहा है। बैंकिंग सेक्टर में डेटा सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को अक्सर रेगुलेटर्स बहुत गंभीरता से लेते हैं क्योंकि इसमें फाइनेंशियल सिस्टम्स और कस्टमर ट्रस्ट दोनों जुड़े होते हैं। किस प्रकार का डेटा रिस्क में हो सकता है? रिपोर्ट्स के अनुसार यह इंसिडेंट उस प्लेटफॉर्म से जुड़ा है जो फॉरेन एक्सचेंज कार्ड्स और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है। अगर ऐसे सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो संभावित रूप से रिस्क हो सकता है कस्टमर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन रिलेटेड डेटा, कार्ड रिलेटेड ऑपरेशनल डेटा, फाइनेंशियल अकाउंट रेफरेंसेस। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि एक्चुअल डेटा एक्सपोजर कितना हुआ है। यह इशू कहां से उत्पन्न हो सकता है? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के अनुसार इस इंसिडेंट ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। जब बैंक्स और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स साथ में सर्विसेज ऑपरेट करते हैं तो डेटा सिक्योरिटी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? इस मामले में फॉरेक्स कार्ड सर्विस यस बैंक और बुक माई फॉरेक्स पार्टनरशिप के तहत ऑपरेट होती है। इस तरह के इंटीग्रेशंस में कई सिस्टम्स एक साथ जुड़े होते हैं। बैंकिंग कॉस्ट सिस्टम्स, पेमेंट गेटवेज, थर्ड पार्टी फिनटेक प्लेटफॉर्म्स, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इनमें से किसी भी सिस्टम में सिक्योरिटी वीकनेस हो तो अटैकर्स को एंट्री पॉइंट मिल सकता है। इसी वजह से वेंडर रिस्क मैनेजमेंट और थर्ड पार्टी सिक्योरिटी असेसमेंट्स फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बैंकिंग और फिनटेक इंटीग्रेशन में साइबर रिस्क क्यों बढ़ता है? आज के डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम में बैंक्स अक्सर कई फिनटेक पार्टनर्स के साथ काम करते हैं। इससे सर्विसेज तेज और कन्वीनियंट बनती हैं, लेकिन इसके साथ साइबर अटैक सर्फेस भी बढ़ जाता है। क्योंकि मल्टीपल सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, डेटा कई प्लेटफॉर्म्स के बीच ट्रांसफर होता है, एपस और इंटीग्रेशंस लगातार एक्टिव रहते हैं। अगर मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी गवर्नेंस मजबूत न हो तो अटैकर्स इन इंटीग्रेशंस का फायदा उठा सकते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अगर इन्वेस्टिगेशन में ब्रीच कंफर्म होता है तो इसका इम्पैक्ट कई स्तरों पर हो सकता है। सबसे पहले रिस्क होता है कस्टमर ट्रस्ट पर। बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह ट्रस्ट पर आधारित होता है। अगर कस्टमर्स को लगता है कि उनका डेटा सुरक्षित नहीं है तो इससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रेप्यूटेशन प्रभावित हो सकती है। दूसरा रिस्क होता है फाइनेंशियल फ्रॉड का। अगर अटैकर्स को ट्रांजैक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वे टारगेटेड फिशिंग या सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कर सकते हैं। तीसरा रिस्क होता है रेगुलेटरी स्क्रूटनी का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डेटा प्रोटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी के मामले में स्ट्रिक्ट कंप्लायंस फॉलो करना होता है। इसलिए ऐसे इंसिडेंट्स में रेगुलेटर्स अक्सर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। साइबर सिक्योरिटी लेसन। इस इंसिडेंट से एक महत्वपूर्ण लेसन मिलता है।
फाइनेंशियल सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी का विषय नहीं है। ये 3 पिलर्स पर डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी कंट्रोल, सिक्योरिटी, गवर्नेंस, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट। जब बैंक्स थर्ड पार्टी फिनटेक प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो उन्हें ये सुनिश्चित करना होता है कि डेटा प्रोटेक्शन कंट्रोल्स मजबूत हों, सिस्टम्स कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड हों, इंसिडेंट रिस्पांस रेडीनेस मौजूद हो, क्योंकि अटैकर्स अक्सर वीकेस्ट लिंक को टारगेट करते हैं। फाइनल थॉट, आज के डिजिटल वर्ल्ड में फाइनेंशियल सर्विसेज तेजी से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो रही हैं। लेकिन जितना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन बढ़ता है उतना ही साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस को साइबर सिक्योरिटी को केवल एक इशू नहीं बल्कि बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के रूप में देखना होगा। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस, साइबर अटैक्स और डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ी ऑथेंटिक अपडेट्स चाहिए तो साइबर न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं सुनीता सिवाच, एक AI जनरेटेड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट। फिर मिलेंगे अगले साइबर ब्रीच एनालिसिस के साथ। डिस्क्लेमर, अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना। ये जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध साइबर सिक्योरिटी न्यूज़ रिपोर्ट्स और पब्लिक सोर्सेज के आधार पर साझा की गई है। साइबर न्यूज़ इंडिया इस जानकारी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।